हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान का जो भाग 1 है। अभी फ्रेंड्स आपने देखा होगा, हमने संविधान की जो प्रस्तावना से लेकर हमने अनुसूचियां पढ़ी थी, और उससे पहले हमने सभा के इसका गठन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार की आपको वीडियो पीछे आपको मिली होंगी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का पार्ट 1। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का ये पॉइंट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 में क्या दे रखा है, संविधान का भाग फर्स्ट जो है उसमें हमें मिलेगा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहले भाग में मैंने आपको ये संविधान के 22 भाग और उनका शॉर्ट में अनुच्छेद भी बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, और शॉर्ट में उनको बताया था कि किस भाग में क्या आएगा। तो आपने देखा होगा फर्स्ट जो भाग था उसका, उसमें लिखा था आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जिसमें 4 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद है, वो इसमें उनका वर्णन है। तो पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ एक राज्यों का एक संघ है, और उसका जो राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है उसका वर्णन आपको इसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान की अगर स्थिति की हम बात करें तो फ्रेंड्स, आज के समय हमारे भारत में 28 राज्यों में बटा हुआ और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा पहले 29 राज्य थे। जो जम्मू कश्मीर ये राज्य था, इस पे समस्या आ रही थी 370 अनुच्छेद 370 के वजह से, इसको एक विशेष प्रावधान था, यहाँ का संविधान भी अलग था। तो उसमें आपने देख रहे होंगे कि हमें जो आतंकवादी और जो पाकिस्तान से लेके ज़्यादा समस्याएं आती थी उसमें तो उसके लिए हाल ही में उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो जम्मू कश्मीर जो था पूरा, उसको 2 भागों में कर दिया। एक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और एक जम्मू कश्मीर को। तो फ्रेंड्स वो अब एक राज्य कम हो जाएगा, तो हमारे वर्तमान में कितने 28 राज्य बचे और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आप कह रहे होंगे पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो अब 9 क्यों नहीं हुए। तो फ्रेंड्स जो दादर नागर हवेली और दमन दीप था, उसको 1 कर दिया। तो मैं आपको 8 के नाम बताता हूँ अभी कौन कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य तो आपको पता ही होगा। और तो 8 केंद्र शासित प्रदेश आप देखिए, तो पहला दिल्ली है, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली। और जो दमन द्वीप पहले अलग थे, अब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को 1 कर दिया है। और इसके बाद पुडुचेरी हो गई आपकी, और कौन सा बचा, लक्षद्वीप। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 हो गए। तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों कहाँ हैं, समुद्र में हैं, स्थित हैं, मतलब हमारी इससे जल की सीमा से लगी हुई है ये दोनों, है ना। समुद्र में एक बंगाल की खाड़ी में और एक आपका आ जाता है अरब सागर में। तो फ्रेंड्स कौन कौन से आप एक बार और रिपीट कर लीजिए। तो देखिए, आप यहीं से देखते हैं दिल्ली, सॉरी ऊपर से देखते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। ठीक है, फिर आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ के आप इधर देखेंगे तो कौन से, दादर नागर हवेली, और आपका फिर आ जाएगा आपका पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कितने हो जाएंगे हमारे, 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, और 28 राज्यों में विभाजित है हमारा भारत। ठीक है, तो और फ्रेंड्स इसमें हम समझते हैं कि जो हमारा भारत है, ये क्या था कि इसमें जो राज्य बनाए गए हैं, या फिर इसको और जो छोटे छोटे जैसे केंद्र शासित प्रदेश, ये सुविधा के अनुसार शासन को चलाने, प्रशासन के लिए सुविधा के अनुसार बांटे गए हैं ना। और इसमें इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संघ है, ये यूनियन बोला जाता है। यूनियन का मतलब यही रहता है कि ये हमारा देश है ना, इसके बाद इनका विभाजन किया है। देश के अंदर पहले देश एक चीज़ थी, उसमें से इनका विभाजन किया गया है। जैसे आपने देखा होगा भाषा के आधार पर विभाजन किया गया था, आंध्र प्रदेश को अलग किया था, फिर गुजरात महाराष्ट्र को गुजराती और मराठी भाषा के आधार इधर अलग किया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, ये सुविधा। और वहाँ पे जैसे अब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को अलग करने, क्योंकि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के लोगों को समस्या थी कि हमारे यहाँ खदानें बहुत हैं, यहाँ से टैक्स
सरकार के पास इनकम बहुत होती है और लेकिन यहाँ पे लोग इधर के भी फ़ायदा उठाते हैं, हमें अलग राज्य करा जाए, तो उसमें सुविधा के अनुसार राज्यों को किया गया है। तो ऐसे करके हमारे एक से कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किए गए बनाए गए हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, यूनियन। जबकि और भी देश कुछ हैं यूनियन। यूनियन जो शब्द है, तो भारत यूनियन मतलब संघ है। संघ तो संघ दो तीन प्रकार के होते हैं, एक फेडरल होता है, एक यूनियन होता है ना। तो इसमें फेडरल में थोड़ा हम समझते हैं कि हमारा जो है वो यूनियन है। यूनियन का मीन्स ये होता है कि हमारा एक से क्या बने हैं, जैसे एक था इसमें से ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया है। जबकि इसमें अमेरिका की हम बात करते हैं, अमेरिका कैसा, फेडरल। तो आपको सिर्फ यूनियन और फेडरल में अंतर समझना है, वो अमेरिका मैंने उदाहरण के लिए आपको लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, फेडरल का मीन्स क्या रहता है, फेडरल में क्या आएगा कि ये 50 राज्य थे, स्टेट जो थे 50 राज्य थे अमेरिका में। 50 राज्य को मिलाकर, अब 50 राज्य पहले 50 जो कॉलोनियाँ थी उनमें बटा हुआ था अमेरिका। अमेरिका में फिर कहा कि अपन एक काम करते हैं, मिलकर एक पूरा एक देश बना लेते हैं, ठीक है। तो 50 राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया है उसको, और हमारे में एक देश से अलग अलग राज्य बनाए गए हैं। जबकि इसमें क्या है कि अमेरिका में क्या 50 राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया गया है। तो इसमें देखा होगा यहाँ का अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं, अलग अलग इनके झंडे रहते हैं। और जबकि हमारे यहाँ कैसा है, एक ही संविधान है और एक ही क्या है, ध्वज है, झंडा है। लेकिन हाँ, कुछ 370 के वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में था तो उसको भी हटा दिया गया है। तो अभी आपको फेडरल में और उसमें समझ में आ गया हो कि फेडरल क्या है, 50 राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया गया है और हमारे देश से राज्य बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये रहता है फेडरल और उसमें अंतर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप समझ गए होंगे हमारे के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और हमारा जो भारत है वो यूनियन है। यूनियन का मीन्स क्या रहता है वो आप समझ गए होंगे, और फेडरल का मीन्स क्या है वो भी आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद फर्स्ट से लेके अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो अनुच्छेद होंगे भाग 1 में, तो उनको अच्छे से समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद हमारा फर्स्ट है उसको हम समझते हैं, उसमें क्या किसका वर्णन है। तो देखिए फ्रेंड्स कि फर्स्ट में है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब हमारे संघ जो है राज्यों का मिलाकर एक राज्यों का जो संघ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम क्या होगा। तो पहले जो आर्टिकल है उसमें नाम बताया गया है, क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब नाम दे रखा है भारत, और इसको इंग्लिश में इंडिया बोल सकते हैं। वो संघ जो है उन, ठीक है, राज्यों का एक जो राज्य है उनका एक क्या होगा, संघ होगा, यूनियन होगा। उसको हमने नाम दिया है क्या, भारत। तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए हो कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जो राज्य हैं उनका एक संघ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नाम क्या बोलेंगे अब उसका, भारत। अगर किसी को ये समझना है कि ये इतनी इतनी जो जगह पे जो लोग रह रहे हैं उसका नाम क्या है, अपन जानते हैं अपने मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, जिले का नाम होता है। तो ऐसे ही हम जितने क्षेत्र में रह रहे हैं इसका नाम क्या है। तो कोई भी अगर आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्या है, भारत है अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत, दैट इज इंडिया। उसमें इंग्लिश में ही बताया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट। अगला है हमारा कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो देखिए अब राज्य स्टेट का ही नाम दिया था, देखिए कंट्री का कोई नाम नहीं है इसमें। हमारे जो संविधान बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राज्य बताया गया था, द स्टेट ऑफ है, ठीक है, स्टेट नाम दिया था। तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, मतलब इसको किसको, देश को क्या बोला है, राज्य बोला है। तो राज्य और उसका जो राज्य क्षेत्र हैगा, मतलब कि यहाँ से लेके, जैसे हम इंडिया की बात करें, ये पूरा इंडिया दिख रहा होगा आपको, ये पूरा राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका उत्तर से लेके दक्षिण और ये पूर्व से लेके पश्चिम तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपन इसको समझेंगे देशांतर और आपकी कौन सी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, इनसे हम समझेंगे,
ठीक है। रेखाओं से मैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं उनसे भी मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से के बीच में कहाँ कहाँ पड़ेगा, वो हम समझेंगे सब, ठीक है। तो ये राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कहाँ भी होंगे। अब ये कौन से वाले होंगे, जो पहली अनुसूची में, तो अगर आप फर्स्ट अनुसूची मैंने आपको पढ़ाया था तो पहली अनुसूची में बताया गया था ऑल, ए से मैंने आपको टिक बनवाई थी, इसमें ऑल इंडिया की बात करता है, पूरे भारत और उसके 8 केंद्र शासित प्रदेश के। तो पहली, अब आपको इसको समझना है कि कितने राज्य, कौन कौन से राज्य और कहाँ कहाँ तक उनकी सीमा है और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको पहली अनुसूची पढ़ना पड़ेगा। तो पहली अनुसूची में पूरा वर्णन है, जैसे आपने देखा कोई सा भी राज्य लिया, ठीक है, तो जैसे मान चलो गुजरात लिया तो पूरा गुजरात का पूरा वर्णन आपको उसमें मिलेगा। 28 राज्य का वर्णन रहेगा कि ये कब बना, कहाँ कहाँ तक इसकी सीमा आएंगी। ये पूरा मध्य प्रदेश के बारे में अगर पढ़ेंगे तो पूरा मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जो पूरे राज्य जो हैं उनके 28 ही राज्य का वर्णन अगर आपको मिलेगा तो वो कहाँ पे मिलेगा, पहली अनुसूची। यहाँ तो सिर्फ इतना बताया कि आप पहली अनुसूची को पढ़ो, उसमें आप समझ जाओगे कि हमारा जो राज्य है इसके कहाँ कहाँ तक हैं और कौन कौन से राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो भी हमारी कौन सी पहली अनुसूची में पूरा वर्णन है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि पहला जो आर्टिकल है उसमें क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है। अब आपका संघ का नाम बता दिया इसमें, और राज्य क्षेत्र कौन कौन से राज्य, वो पूरा आपको पहली अनुसूची में मिलेगा। अब इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में अब क्या क्या आता देखो, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो राज्य होंगे उनका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक हैगा, ये वाला वर्णन रहेगा इसमें। और ए बी करके मैंने लिख दिया इसको, पहली अनुसूची में प्रदेश, संघ और राज्य क्षेत्र। तो देखो राज्यों के राज्य क्षेत्र, जैसे इसमें 28 राज्य होंगे, है ना, और कहाँ कहाँ तक इनका क्षेत्र रहेगा, ठीक है, एक बॉर्डर जो बनाते हैं कहाँ कहाँ तक हैगा। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ मतलब कितने, 8 आपके क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, ये आपके मिलेंगे। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में प्रदेश, संघ और राज्य क्षेत्र। फिर ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ठीक है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये राज्य की बात करता है, मतलब जो 28 राज्य हैं, और ये आप समझ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और ये अर्जित किए जाएं। अर्जित किए जाएं मतलब हमने देखा होगा किसी राज्य कोई से दूसरा राज्य हैगा, अब वो वहाँ पे परेशान है या किसी देश में नहीं मिलना चाह रहा है, कोई छोटा मोटा सा हैगा, तो वो अपने में अगर मिलना चाहे हम उसको अर्जित कर लिए। सिक्किम को अर्जित किया था, ठीक है, तो सिक्किम को हमने पहले तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया था, बाद में फिर विशेष अनुबंध करके उसको दर्जा दिया है ना, 1975 में। तो ऐसे ही अगर अर्जित करके रखते हैं तो फिर उनको अर्जित कर लिखेंगे। तो अर्जित का अभी तो हमारे फिलहाल तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि जिसे हमने अर्जित किया हो अभी फिलहाल वर्तमान में, ठीक है, तो 0 है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से, तो राज्यों की बात कर रहा है, और ये अनुसूची में है ना, और ये अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहला हुआ है। पहले आर्टिकल में सिर्फ आपसे यही पूछते हैं कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में, तो फर्स्ट वाले में। नाम क्या है वो बता देंगे, और इसका अगर आपको इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको 28 राज्य मतलब जो कि राज्य हैं जितने भी और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर वर्णन को आपको समझना है तो वो कहाँ से, तो आपको पहली अनुसूची में पढ़ना पड़ेगा, उसमें पूरा वर्णन मिलेगा। ये तो सिर्फ ये बताया कि पहली अनुसूची में जाके आप पढ़ो, ठीक है। फिर ये बता दिया कि अभी इतने इतने राज्य और ऐसे ऐसे है इनका। अगला आपका अनुच्छेद आएगा आर्टिकल 2, ठीक है, भाग 1 हम पढ़ रहे हैं अभी। तो आर्टिकल 2 में आएगा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अगर कोई नया राज्य का प्रवेश होता है या कोई हम बनाते हैं उसके बारे में वर्णन है। तो भारत की संसद विधि, संसदीय, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, मतलब कानून हमारे यहाँ संसद में ही बनता है। तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब नए राज्यों का प्रवेश कराना है, वही अगर हमें कोई सा राज्य को हमारे में मिलाना है, मान के चलो नेपाल से नहीं चल पा रहा अच्छे से, तिब्बत को हम चाहे मिलाना, म्यांमार को, या छोटे छोटे जो राज्य हैं भूटान है, इनको अगर हम मिलाना चाहे, उन्होंने कहा कि हमसे ये सक्षम नहीं है, कोई भी जैसा भी वो संसद नियम बना ले विधि द्वारा, तो ऐसे निबंधनों, ऐसे एक नियम बनेंगे, ठीक है, शर्तें रखी जाएंगी, शर्तों पर जो वह ठीक समझे, जो भी उसको संसद को उचित लगे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके, उनकी स्थापना। तो नए राज्यों को अपन प्रवेश करा सकते हैं कि हम जो भी वो नियम बना दें कि इस नियम के तहत, और ऐसा जैसे आपने देखा था जम्मू कश्मीर को जब मिला गया तो उन्होंने शर्त रखी थी 370 की कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नियम होंगे। तो संसद को अगर लगे कि हाँ ये नियम हम फॉलो करा, ठीक है, हमारे लिए चल जाएगा ये, है ना, इनके लिए हम ऐसी सुविधा वगैरह दे सकते हैं, तो जैसा भी संसद को उचित लगेगा,
ऐसी शर्तें रख देंगे। अगर वो ठीक है, उनको लगे कि हाँ ये सही है, ऐसे में हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम मिला सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये किसका काम रहेगा? संसद विधि का। ठीक है, और आर्टिकल कौन से में? दूसरे में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करते हैं कि नया राज्य अगर आप अर्जित करते हैं और प्रवेश है ना आता है आपके देश में, तो आपके देश में राज्य में आप मिलाते हैं उसको, तो कौन से आर्टिकल के तहत उसको बताया जाएगा? तो आर्टिकल दूसरे के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जो बताएंगे हम, वो किस में कि ऐसे ऐसे जो नियम रहेंगे इसके नए प्रवेश कराने के, तो हम बताएंगे भारत की जो संसद विधि हैगी वो ऐसे शर्तें रखेगी, है ना, नियम वगैरह रहेंगे। और ठीक है, उसके आधार पर अगर वो उचित समझते हैं कि हाँ ये हो जाते हैं, तो फिर उसको प्रवेश दिला देते हैं। ये किस में बताई गई? नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद दूसरे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं, ठीक है, तीसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स, दूसरे में हमने समझा था अभी कि दूसरा जो है वो नए राज्यों का जिसमें प्रवेश की बात करता है, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था। ठीक है, तो वो कौन बनाता है? उसके लिए नियम संसद विधि की, कैसे इसको प्रवेश करना है, हमारे देश में क्या नियम इसके लिए रहेंगे, तो वो सब किसके पास शक्ति रहती है? केंद्र सरकार के पास, संसद के पास। ठीक है फ्रेंड, अब हम समझते हैं अनुच्छेद तीसरा। अनुच्छेद तीसरे में किसकी बात की गई है? कि नए राज्यों का निर्माण, उसमें नए राज्य का प्रवेश हम दूसरे जो अभी हमारे देश में नहीं हो वो जगह उनको हम प्रवेश दिलाने की बात करते हैं आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 जो हैगा हमारा, उसमें हम बता, जैसे अभी हमारा 28 राज्य और केंद्र शासित में ये पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें वर्णन है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से मान चलो कोई से भी राज्य में से, जैसे आपने देखा होगा सबसे अंत में जो बनाता तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाता। ठीक है, तो अब नए राज्यों का हमें वर्तमान के जो राज्य है उसमें से अपने इसको 2 राज्य बना रहे हैं या नाम में परिवर्तन कर रहा है। देखा हुआ आपने उड़ीसा जो उसका था तो उसको ओडिशा नाम रखा गया है। तो नाम में परिवर्तन करना या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना कि अब इस ये वाला हिस्सा इस राज्य में मिला दिया जाए, ये वाला हिस्सा इसमें मिला दिया, ये संसद के पास इसका क्या रहता है? पावर रहता है, शक्ति रहती है। ठीक है, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो देखिए आपके नए राज्य का निर्माण आप समझ गए होंगे, जैसे मध्य प्रदेश से नया राज्य बनाया था, छत्तीसगढ़ को अलग करा था, महाराष्ट्र गुजरात को। ठीक है, और आपने देखा होगा तेलंगाना जो था, तेलंगाना का जब राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो उस टाइम क्या हो रहा था, जबकि जो बाकी जो राज्य की जो विधानसभा थी वो तो उसका विरोध कर रही थी कि इसको अलग ना किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार जो थी संसद के पास शक्ति रहती, इसमें तो उन्होंने उनकी नहीं सुनी और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो क्योंकि उसी के पास इसकी ताकत रहती है, बाकी विधानसभा तो भले ही विरोध करती रहे, लेकिन वहाँ की जो संसद जो थी उसने इसको पास कर दिया बिल को, और वो तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया। तो अलग राज्य बनाना और राज्य का नाम परिवर्तन करना, उसकी सीमाएं कि यहाँ से यहाँ तक था, अब ये वाला हिस्सा इस राज्य में मिला दिया, ये इसमें मिला दिया, ये सब ताकत किसके पास है? केंद्र सरकार, मतलब संसद के पास है, ना कि राज्यों के पास। ठीक है, राज्य भले ही कुछ भी मना करते रहें, चाहे तो उस किसी भी राज्य को किसी में मिला सकते हैं और किसी को भी नाम बदल सकते हैं। और ठीक है, उसके 2 या 3, जैसे यूपी में अभी चल रहा है 2-3 राज्य उसमें से बना सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो राज्य बनाना चाहे तो वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, जो संसद से जो बन जाएगा वो फिर उनको मानना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो तीसरे में आप समझ गए होंगे कि अगर अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसा आएगा क्वेश्चन कि नए राज्यों का निर्माण करना या वर्तमान जो राज्य होंगे उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन करना कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो भाग 1 के अनुच्छेद 3 में वर्णन है उसका। ठीक है, और ये शक्ति किसके पास रहती है? तो वो आपको बताना, संसद के पास ये शक्ति रहती है, किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा जो है अनुच्छेद 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप अच्छे से समझिए कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। अब देखिए अगर नाम में, अब जो देखिए दूसरे और तीसरे में हमने पढ़ा कि दूसरे में जो था अर्जित करना, जैसे हमने सिक्किम को अर्जित किया था। ठीक है, तो दूसरे में वो हैगा नए राज्य का प्रवेश दिलाना, और इस तीसरे में क्या हैगा कि अपने जो राज्य हैं उनमें से ही अलग करना, हमारे देश के अंदर है उनमें से ही राज्य बनाना है, सीमाओं परिवर्तन करना, नाम बदलना, ये सब तीसरे में। तो अब इनका होगा तो अनुसूची में भी हमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, उसमें अनुसूची में बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी जैसे मान चलो 29 राज्य थे, अब 28 बचे, तो एक राज्य को हटा के उनको केंद्र शासित में रखना पड़ेगा, इनको राज्य में, तो वहाँ पे
होगा किसमें, पहली अनुसूची में। और चौथी में इसलिए होगा, देखिए आप, चौथी में संशोधन क्यों होगा, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का वर्णन हैगा, चौथी में मैंने डी से डिवीजन करा था, उनके जो कितने राज्य में कितनी सीटों को आवंटित किया गया उसका बताया। तो पहली में अब जब राज्य नहीं रहेगा, विधानसभा नहीं रहेगी, तो वहाँ पर राज्यसभा के सदस्य भी नहीं रहेंगे, तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, तो वो संशोधन कर सकते हैं। और वह संशोधन आर्टिकल जो हमारा था 368, तो अनुच्छेद जो 368 था जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई थी, तो वो आर्टिकल 368 का नियम इसमें लागू नहीं होता, इसको बाहर रखा गया चौथे वाले को 368 से, क्योंकि 368 में राष्ट्रपति की मंजूरी हमें ज़रूरी थी। और इसमें क्या रहता है कि इसमें जो हम राज्य का दूसरा और तीसरे में हम जो काम करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी जाती है। और अगर आर्टिकल जो चौथे की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि फिर राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं उस पर अपने बिल जो भी इन्होंने भेजा कि हमने ये राज्य को ये नाम ये ऐसा ऐसा कर दिया है, तो अब चौथे आर्टिकल के तहत क्या होगा कि राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे कि अब इस पर हमें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही आपसे परमिशन ले चुके थे। तो इसको आर्टिकल को इसमें बताया गया है कि 368 से हमने इसको बाहर रखा है, और इस पर राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है एक और कि इसको हम साधारण बहुमत से ही इसको पास कर हो जाता है ये वाला, ठीक है। इसमें ये भी वर्णन गया। और अनुसूची जो पहली चौथी भी इसमें क्योंकि प्रभावित होती है, आप जानते हो कि पहली और अनुसूची दूसरे को प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसमें तो अगर हम जिसको इसको प्रभावित हो रही है, इसमें कुछ संशोधन हो रहा है पहली और चौथी में, तो इसके लिए हम कोई रोक नहीं सकता। इसमें मतलब ये हैगा कि हम आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चेंजेस, क्योंकि अब इसमें जब पहला और दूसरे के तहत हम लाएंगे, तो इसमें क्या हैगा कि हम पहली जो चौथे वाले में बताया गया, पहली और जो चौथी अनुसूची इसमें बताया होगा, हाँ, पहली और चौथी अनुसूची में जो संशोधन करते हैं उसमें कोई हमें रोक नहीं सकता, ठीक है। आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, वही आपने समझी कि 2 में है ना, तो 2 का और जो 3 का अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश जो अर्जित किए गए उनका प्रवेश, और तीसरे में जो यहीं के जो राज्य थे उन नए राज्यों का निर्माण करना या वर्तमान जो राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन करना। तो उन दोनों के अधीन जो विधियां बनाई गई हैं वो किस उसका इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राष्ट्रपति से इसमें जैसे बाध्य रहते हैं वो उस पर हस्ताक्षर करने में, साधारण बहुमत से हम इसमें पास कर सकते हैं। और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होता है उसमें कोई हमें रोक नहीं है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके हो गया कौन सा, चौथा। अगर चौथा और ना आया हो तो और आप समझ सकते हैं कि जब संसद में अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, या अनुच्छेद किसका, 3 का जो प्रयोग हो करेगी, तो उसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की उसमें ज़रूरत नहीं रहती है। हमें क्यों नहीं होती, क्योंकि हम इसकी सूचना पहले ही राष्ट्रपति को दे चुके होते हैं। और इसको जो संविधान का जो संशोधन जो 368 के तहत उससे इसको बाहर रखा गया है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है, इस राष्ट्रपति रहते हैं, जैसे उनको जो सूचना दे दी जाती है कि हम विदेशी राज्य कोई सा भी होगा उसको हम मिला रहे हैं, है ना, तो पहले ही सूचना दे दी, तो अब आपको जब उनके पास बिल जाएगा तो उनको फिर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। तो ये हमें बताई गई है किसमें, चौथी अनुच्छेद में, ठीक है। इसको और आपको पास कराना है तो साधारण बहुमत से पास हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कौन से चारों जो इसके भाग 1 में जो आर्टिकल थे मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और भी कुछ ऐसा लगे कि डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा इसमें इतना खास नहीं है, बस ये आप समझ लेना इसमें। और दूसरे में और तीसरे में आपको याद रखना क्या क्या हैगा। और फर्स्ट में जो था वो नाम दिया गया उसका राज्य क्षेत्र कौन से होंगे और उसमें इतने इतने राज्य होंगे, उनका वर्णन आपको अनुसूची में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने भाग फर्स्ट समझा। अब इसके बाद हम भाग सेकंड को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें सिटीजनशिप नागरिकता की बात करेंगे। तो हम समझेंगे कि नागरिकता कैसे, किसको नागरिक कहलाते हैं वो, और नागरिकता के क्या अधिकार, अगर नागरिकता ना हो तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, और नागरिकता हो तो हमें उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम समझेंगे कि नागरिकता कैसे ली जाती है, अगर जैसे कोई विदेशी यहाँ पे आता है तो उसको क्या नियम हैंगे उसको नागरिकता लेने के, और कैसे हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कई ऐसे विवाद आते हैं कि उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया
है ना। तो उसके क्या नियम रहते हैं, किस प्रकार से वो नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।